नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की डील का खुलासा एनसीबी के ही एक गवाह प्रभाकर सहील ने किया। सहील ने बताया कि किरण गोसावी और पूजा डडलानी के बीच की अहम कड़ी सैम डिसूजा था। सैम डिसूजा अब तक अंडरग्राउंड था। उसने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि उसका नाम आने के बाद से वो दिल्ली में था और वहां एनसीबी की विजिलेंस टीम ने उसका बयान दर्ज किया और आज मुंबई एसआईटी के पास बयान दर्ज कराएगा। बातचीत में सैम डिसूजा ने खुलासा किया कि किरण गोसावी और सुनील पाटिल ने इस मामले में उगाही की साजिश रची थी। इसके अलावा भी उसने कई अहम जानकारियां दी हैं। सुनते हैं पूरी एक्सक्लूसिव बातचीत। फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि उसका फोन आया और मेरे को बोला रुक जा, मैं तेरे को लिस्ट भेज रहा हूँ। तो मेरे को पूरा फर्स्ट नाइट को मुझे कॉल आया था मिस्टर सुनील पाटिल का और उसने मुझे बताया था कि बॉस मेरे पास कोई इंटेल है। फर्स्ट नाइट यानी 1 अक्टूबर की बात करें या 2 अक्टूबर को? 1 फर्स्ट ऑफ अक्टूबर। तो वहां से मुझे मेरे पास कोई इंटेल है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो तेरे पास कोई एनसीबी का कॉन्टैक्ट है क्या? तो मैंने उसको बोला कि भाई पहले तुम भेजो, मैं वहाँ पे बात करूंगा, उसके बाद तुमको कंफर्मेशन दूंगा। उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि उसका फोन आया और मेरे को बोला रुक जा, मैं तेरे को लिस्ट भेज रहा हूँ। तो मेरे को पूरा उसने लिस्ट भेजा। तो मैंने बोला कि मैंने फिर हमारे एक वीवी सिंह करके एक ऑफिसर है, अधिकारी है, जिनको मैं मिस्टर प्रदीप नाम्बियर और राजीव बजाज के थ्रू मिला। एनसीबी के इस मामले में जांच अधिकारी जो है आईओ है, वो वीवी सिंह, वो मुझे नहीं मालूम जी, मेरा आई डोंट हैव दैट मच आइडिया। तो उन्होंने मेरे को बताया। फिर मैंने उन्होंने बोला कि हाँ ये काम कर सकते हम, तुम एक काम करो, मुझे सामने वाले का नंबर दीजिए। क्या इसके पहले कभी आप वीवी सिंह से बात हुई थी आपकी? एक बार हुई थी जब मुझे समन आया था, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। आपको किस मामले में समन आया? मुझे वो वीड बेकरी केस में उन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे पूछताछ किया और मेरा कोई रोल था नहीं, तो मुझे फ्रेम किया जा रहा था। तो इसलिए उन्होंने सब जितने मेरे फोन वोन सब स्कैन किए और कुछ वैलिड था नहीं कि इनके जो कंप्लेन था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बस तुम्हारा कुछ नहीं है, आप जा सकते हैं। यानी एनसीबी से पहली मुलाकात वही थी और आखिरी थी? हाँ, उसके बाद कभी मुलाकात नहीं। तब भी वीवी सिंह मिले थे? हाँ, उसी बार समन किया था उस बार। और तभी नामदार ने वही रिकॉर्डिंग बाहर आई ना जी। उसके बाद फिर से आपने उनको कांटेक्ट किया इस मामले में? हाँ, तो मैंने उनको बोला कि तो मेरे को उसने लिस्ट भेजा। लिस्ट भेजने के बाद मैंने उसको मिस्टर वीवी सिंह को मैंने पूरे लिस्ट भेज दिए। उन्होंने बोला कि हाँ ये काम करने लायक है। तो मेरे को गोसावी का फोन आया। गोसावी बोला कि मैं अहमदाबाद से निकल रहा हूँ, 7:30 बजे सुबह तक पहुंच जाऊंगा। गोसावी को आपका नंबर कैसे मिला? मेरे को मेरा नंबर सुनील पाटिल ने दिया। मैं इन लोगों को पर्सनली मिस्टर भानुशाली और केपी गोसावी को पर्सनली नहीं जानता हूँ। मैं सुनील पाटिल को जानता हूँ, बाकी मैं इनमें से किसी को दोनों को भी नहीं जानता। अच्छा, ये सुनील पाटिल कौन है, अगर थोड़ा बता पाए आगे बढ़ने के पहले? सुनील पाटिल एक पावर ब्रोकर है, जिनका मतलब ब्यूरोक्रेट्स के साथ अच्छा है, उनका काम चलते रहता है। आपसे कैसे परिचय? मेरे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू। ये पहली बार आपसे परिचय हुआ, बात हुई, या सुनील पाटिल से लगातार पहले बात होती रही? नहीं, होती रहती थी बात उनसे। पहले भी कभी काम किया उनके साथ में? काम नहीं किया, पर वो मतलब मेरे को अगर कुछ हेल्प लगता था तो कोई डिपार्टमेंट में, तो वो मेरे को बोल देते थे, तो हेल्प हो जाती थी। वो किसके साथ मिलकर काम करते थे, क्या है कुछ पता नहीं? वो मालूम नहीं मुझे। उनके बहुत सारे दोस्त हैं और वो काफी पावरफुल इंसान भी है और काफी कनेक्टेड भी है। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आई डोंट रियली नो कि उसके कॉन्टेक्ट्स कौन कौन है। ठीक है, आप सुनील पाटिल के जरिए आपके केपी गोसावी और मनीष भानुशाली से बात है, आगे क्या हुआ? फिर वहां से मैंने उन्होंने मेरे को बोला कि हम लोग निकल रहे बॉम्बे के लिए, तो मैं 7:30 बजे सुबह तक पहुंच जाऊंगा। मैं बोला ओके, आप आ जाइए। फिर 7:30 बजे उन लोग पहुंचे तो उन लोग मेरे को बोले कि आप आइए प्लीज, हमें इंट्रोड्यूस कराइए। मैं बोला यार मैं तो नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने उनको एक्सक्यूज देके मैं बोला आप एक काम करो, आप डायरेक्ट उधर पहुंचो, मैंने सर को बात कर लिया है, वो तुमको मिल लेंगे। और मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया उनके साथ, तो उन लोग डायरेक्ट बात करने लग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरी बातचीत नहीं हुई। उन लोग फिर बाद में उन्होंने जो रेड वेड किए जो था, उसके बाद रेड हुई, फिर सबको लेकर आया गया एनसीबी ऑफिस में। वो मुझे नहीं मालूम। मेरे को फिर सुनील पाटिल का फोन आया, बोले कि यार एक कितने बजे? सर मेरे को इतना आप डिटेल पूछेंगे तो याद नहीं है ना, 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात है। तो उसके बाद उसका मेरे को फोन आया, बोले कि केपी गोसावी फोन नहीं उठा रहा है, तो जरा जाके देख क्या है। मैं बोला यार मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो ऑलरेडी डिनर कर रहा हूँ। बोले डिनर के बाद जा। फिर मैं गया, केपी गोसावी को मिला, उसने मेरे को बताया। तो मैंने बोला कि एक काम करो, तुमको क्या चाहिए? तो उसने मेरे को बोला इसके पास मिस्टर आर्यन खान अरेस्ट हुआ है और उसको अपने मैनेजर से बात करना है। तो हमने ये केपी गोसावी ने बोला? हाँ।
कि गोसावी। एनसीबी के ऑफिस के नीचे जब उतर के आया था तब जब हम नीचे जब मेरे को मिले जी। तो मैं बोला कि मेरे पास मेरा तो कांटेक्ट नहीं है कि इसके क्या उनका पूजा ददलानी का, पर मैं ट्राई करता हूँ। फिर ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ। फिर वो वापस से आया, बोले यार इसके पास तो कोई ड्रग्स भी नहीं मिला, उसको हेल्प कर सकते। अच्छा। फिर मैंने वापस ट्राई किया, फिर उनकी बात भी हुई, फिर मैंने उनकी मुलाकात कराया। कैसे करवाया आपने, किसके जरिए? एक वाया कॉमन फ्रेंड थे उनके थ्रू। उसके बाद फिर मैंने उनको नाम बता सकते हैं उनका? नहीं, मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले इंटरव्यू में बता दिया फिर हूँ। भी इसके पहले आप चेक कीजिए। तो उसके बाद ऐसा हुआ है कि ये होने के बाद मैं उनको लॉ पैरल में मिला, जहाँ पे गोसावी और पूजा ददलानी सामने फेस टू फेस उन्होंने बात की। उन्होंने जो है उसने लिस्ट बताया। उसने बताया कि मैं खुद एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। ओके, उसकी ये गाड़ी गोसावी ने कहा, और गोसावी की गाड़ी में पुलिस का बोर्ड भी था, प्लस उसके पास बॉडीगार्ड था। और मैं तो उसको जानता नहीं था, मैं खुद भी उसको सर बॉडीगार्ड तो यही प्रभाकर सैल रहा होगा। प्रभाकर साहिल ही था। अब मैं खुद उसको सर करके बात कर रहा था। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि आई एम द वन हु इज हैंडलिंग, और मैंने उनको मिला के मैं हो गया साइड। प्रभाकर सैल ने ये बताया कि गोसावी ने सैम डिसूजा से बात किया, 25 करोड़ में डील करने की बात कही और 18 करोड़ में फाइनल करने को कहा और 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देना है। गोसावी ने तो बहुत सारी चीजें वही है, अब सब थोड़ी सच है। इसकी नहीं, भी ये बात हुई थी। नहीं ना। अब मैंने जो उनको बताया, मेरा कंप्लेंट दिखाइए सर। जी ये है 2 तारीख का, जी, ये 12वां पॉइंट हाँ। आप पढ़िए। जिसमें किरण गोसावी एंड प्रभाकर सैल आर फ्रॉड एंड मैं मेन कॉन्स्पिरेटर इन द सेड केस। ठीक है, ये तो आपने मैंने ये जी। बताया समीर वानखेड़े 2 के नाम से उन्हें नंबर सेव किया था। उसने कब इसको एक्सेप्ट किया? 13th को। उसने मेरा नाम सैम यानी डिसूजा आप बोल कह रहे के हैं कि किरण उन्होंने गोसावी ने प्रभाकर सैल का नंबर SW नाम Yes. से यानी कि समीर वानखेड़े के Yes. तौर पे बताने के लिए आपके पास उसके फोन में सेव किया। यस। और वो उससे फोन करता था प्रभाकर सैल? अब वो मुझे नहीं मालूम, अच्छा। मैंने देखा, लेकिन उन्होंने मैंने जो दिखाया देखा कि- वो मैंने बताया। जी। वो उसने 13 को उसने कबूल किया कि हाँ ऐसा होता था। उसने पहले तो मेरा नाम बोला सैम डिसूजा, और जी। उसने कोई बाफना या कोई तो हाँ, दूसरा वो पालघर का था। हाँ। जब उसने ऑलरेडी वो पहले दिन से ही इन्वेस्टिगेशन को ये कर रहा जी। है, गुमराह कर रहा है। अब तो और बहुत सारी बातें आएगी बाहर। तो मतलब बहुत आप सारी ये कहना चाह रहे हैं कि पैसे की बात हुई या नहीं हुई? देखो, पैसे की बात नहीं हुई थी वहाँ पे जो बात थी उसकी इसी इतनी थी कि बात करानी थी पूजा ददलानी से, अच्छा, बात उतनी थी। ठीक है, इसलिए बात हो गई दोनों के बीच में। हाँ, फिर वहाँ से निकल गए, फिर वहाँ मालूम पूजा पड़ा- दलानी के साथ उनके हस्बैंड भी आए थे हाँ, गाड़ी में। उनकी मर्सिडीज। हाँ, उसके बाद हम लोग गए होटल पे, और फिर बाद में सुनील पाटिल का फोन आया, बोले यार वो पैसे वैसे ले लिए। और हम लोग भी परेशान हो गए, हम लोग शॉक में आ गए, बोले यार 50 लाख रुपए लिए, अब कौन देगा, क्या हमको मालूम सुनील नहीं। पाटिल ने आपको बताया हाँ, कि गोसावी ने 50 लाख रुपए ले हाँ। लिए। जी। तो फिर उसने बोला कि यार मेरे को तो नहीं मालूम, उसने भी हाथ ऊपर कर दिया, और उतने में वो सेल्फी वायरल हो गई। जैसे सेल्फी वायरल हो गई तो सबको पता चल गया। अब उसको वो बोलता है कि ये मेरे को नहीं मालूम, सुनील पाटिल बोलता है कि उसको नहीं मालूम। अब मालूम पड़ा कि ये तो फ्रॉड निकला, और सुनील पाटिल भी फ्रॉड निकला। फिर कैसे कैसे करके फ्रॉड बहुत, निकला वो? कैसे हाँ? आप उन दोनों कह रहे हो? दोनों क्योंकि fraud दोनों की मिली भगत है ना सर। अच्छा। इसमें दोनों, एक फोन बंद करता तो दूसरा चालू करता था, दूसरा चालू करता था तो अच्छा। ये पहला बंद करता था। तो हम लोग समझ गए। अब फिर हमको उसको बहुत प्रेशर करके, डरा के, धमका के, फिर कैसे करके हमने वो पैसे रिकवर किए। लेकिन जब आपने सिर्फ मिला दिया पूजा ददलानी या गोसावी को, बाद में आपका रोल खत्म हो गया, आपने तो मैंने बताया। मिला दिया तो- सुनिए ना, रोल खत्म हो गया, आपने बताया। फिर उनकी डीलिंग हुई, जो भी हुई, पैसे दिए गए। फिर पैसे वापस लेने के लिए आप क्यों बीच में आए? मैं नहीं आया, मेरे को सुनील पाटिल का फोन आया कि प्रभाकर साहिल तुमको आके मिलेगा, ओके। और इसीलिए मैं उधर गया। और उसने मेरे को बोला वो पैसे आ रहे हैं, मैं बोला तो मेरे को बोला कि पैसे जो है ले ले और रख ले, अच्छा, और वैसा करके उसने पैसे दिए। तो बाकी- इंडियाना बार के पास पैसे मिले? नहीं, इंडियाना बार के पास तो नहीं मालूम। प्रभाकर सैल लेने गया वहाँ पर? हाँ, वो मेरे को हाँ। आइडिया नहीं है उसके बारे आपको में। मंत्रालय के सामने कहीं वापस हाँ, किया मेरे को, उसने? हाँ, LIC बिल्डिंग के पास। वो 50 लाख में 38 लाख ही था। हाँ, और फिर बाकी के 2-3 दिन में उसने अच्छा। जो था, सामने वाले ने बोल दिया कि मुझे मिल गया। तो मैंने पूछा भी नहीं आगे, और नाम सामने वाले ने कंप्लेन किया। तो आपका बस इतना ही रोल है इस पूरे हाँ, मेरा मामले में? इतना ही रोल है सर। लेकिन आप एक अहम कड़ी हैं इस पूरे इसीलिए- मामले में। इसीलिए तो मैं जितने भी एजेंसीज मुझे बुला रही है, मैं जी, सबके साथ जी। कोऑपरेट कर रहा हूँ, और मैं मेरी सच्ची बात सबके सामने रखना चाह रहा हूँ। और इसलिए हमने सरकार से भी ये मांग रखी है, मुंबई कमिश्नर से भी, कि प्लीज हमें प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि हम अभी जो बात करने वाले वो सब असलियत बाहर आने वाली है।
दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। केंद्र इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताएगा कि क्या कदम उठा रहे हैं वो। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली को फटकार लगाते हुए कहा था कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए, जरूरत पड़ी तो 2 दिनों के लॉकडाउन या कुछ और सोचें, वरना लोग कैसे रहेंगे। और प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सरकार के निर्देशों के बाद हरियाणा के फतेहाबाद प्रशासन ने अलग अलग गांवों का दौरा किया और जल रही पराली पर काबू पाया। कृषि अधिकारी राजेश सिहाग ने तो अपने हाथों से पराली की आग को बुझाया। सरकार ने किसानों के चालान करने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इधर हरियाणा सरकार ने 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। सड़कों पर वाहनों के आवागमन को 30% तक कम करने के उद्देश्य से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को घर से काम करने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में टॉप नक्सली कमांडर मिलिंद तेलतुंबड़े मारा गया। मिलिंद तेलतुंबड़े पर 50 लाख रुपए का इनाम था। गढ़चिरौली में हुई मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए, साथ ही बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए। शनिवार के दिन महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस के साथ घंटों तक चली मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए। C60 पुलिस कमांडो दल ने तलाशी अभियान शुरू किया और फिर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। मरने वालों में 20 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। कल जो गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ जो एक एनकाउंटर हुआ, उसमें कम से कम 26 नक्सलाइट्स मारे गए हुए हैं। उसमें 20 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं। और ये गढ़चिरौली पुलिस ने कंफर्म किया है अभी तो इसमें मिलिंद तेलतुंबड़े भी है। ये फायरिंग खत्म होने के बाद जब हमारी पार्टीज ने उस एरिया को सर्च किया तो उस एरिया में हमको नक्सल का बड़े पैमाने पे सामान मिला। बहुत ज़्यादा मात्रा में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिले, एम्यूनिशन मिले और उसके साथ साथ हमें 26 नक्सल के डेड बॉडी मिले, जिसमें 6 फीमेल और 20 मेल का समावेश है। मुठभेड़ में मिलिंद तेलतुंबड़े के मरने की भी पुष्टि हुई है। इसे एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मिलिंद तेलतुंबड़े सीपीआई माओवादी के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन का प्रमुख था। मिलिंद तेलतुंबड़े के कई नाम थे। उसे दीपक, प्रवीण, अरुण और सुधीर के नाम से जाना जाता था। भीमा कोरेगांव मामले में भी मिलिंद तेलतुंबड़े को एनआईए ने आरोपी बनाया था और वो फरार था। उस पर 50 लाख का इनाम घोषित था। मिलिंद तेलतुंबड़े के साथ ही इस ऑपरेशन में 4 टॉप नक्सली भी मारे गए हैं, जिनके पास से 5 AK-47 के साथ ही कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अपनी जान की बाजी लगाकर 26 जो बहुत ही जहाल नक्सल है, जिनके ऊपर कई लाखों रुपए का इनाम रखा था, उनका एनकाउंटर किया है। और इसमें एक मिलिंद तेलतुंबड़े नाम का जो जहाल नक्सल था वो भी मारा गया है। मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। मुंबई से सुनील सिंह के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। आर्यन खान के ड्रग्स से जुड़े मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हुए और अभी वो खुलासे का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। कूज
क्रूज ड्रग्स केस का जो मामला था उसमें आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की डील का खुलासा एनसीबी के ही एक गवाह प्रभाकर सईल ने किया। सईल ने बताया था कि किरण गोसावी और पूजा डडलानी के बीच की अहम कड़ी सैम डिसूजा था। सैम डिसूजा अब तक अंडरग्राउंड था। उसने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में अब बताया है कि उसका नाम आने के बाद से वो दिल्ली में था। वहां एनसीबी की विजिलेंस टीम ने उसका बयान दर्ज किया और अब आज मुंबई एसआईटी के पास बयान दर्ज होगा। बातचीत में सैम डिसूजा ने यह भी खुलासा किया कि किरण गोसावी और सुनील पाटिल ने इस मामले में उगाही की साजिश रची थी और इसके अलावा भी उसने कई अहम जिम्मेदार जानकारियां दी है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवाते हैं। मिस्टर प्रदीप नाम्बियर और राजीव बजाज के थ्रू मिला। फर्स्ट नाइट को मुझे कॉल आया था मिस्टर सुनील पाटिल का और उसने मुझे बताया था कि बॉस मेरे पास कोई इंटेल है। फर्स्ट नाइट यानी 1 अक्टूबर की बात करें या 2 अक्टूबर को? 1 फर्स्ट ऑफ अक्टूबर। तो वहां से मुझे मेरे पास कोई इंटेल है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो तेरे पास कोई एनसीबी का कॉन्टैक्ट है क्या? तो मैंने उसको बोला कि भाई पहले तुम भेजो, मैं वहाँ पे बात करूंगा, उसके बाद तुमको कंफर्मेशन दूंगा। तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि उसका फ़ोन आया और मेरे को बोला रुक जा, मैं तेरे को लिस्ट भेज रहा हूँ। तो मेरे को पूरा उसने लिस्ट भेजा। तो मैंने बोला कि मैंने फिर हमारे एक वीवी सिंह करके एक ऑफिसर है, अधिकारी है, जिनको मैं मिस्टर प्रदीप नाम्बियर और राजीव बजाज के थ्रू मिला। एनसीबी के इस मामले में जांच अधिकारी जो है आईओ है, वो वीवी सिंह, वो मुझे नहीं मालूम जी, मेरा आई डोंट हैव दैट मच आइडिया। तो उन्होंने मेरे को बताया, फिर मैंने उन्होंने बोला कि हाँ ये काम कर सकते हैं हम, तुम एक काम करो, मुझे सामने वाले का नंबर दीजिए। क्या इसके पहले कभी आप वीवी सिंह से बात हुई थी आपकी? एक बार हुई थी जब मुझे समन आया था, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। आपको किस मामले में समन आया? मुझे वो वीड बेकरी केस में उन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे पूछताछ किया और मेरा कुछ रोल था नहीं, तो मुझे फ्रेम किया जा रहा था, तो इसलिए उन्होंने सब जितने मेरे फोन वोन सब स्कैन किए और कुछ वैलिड था नहीं कि इनके जो कंप्लेन था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बस तुम्हारा कुछ नहीं है, आप जा सकते हो। यानी एनसीबी से पहली मुलाकात वही थी और आखिरी थी? हाँ, उसके बाद कभी मुलाकात नहीं। तब भी वीवी सिंह मिले थे? हाँ, उसी बार समन किया था उस बार, और तभी नाम्बियर ने वही रिकॉर्डिंग बाहर आई ना जी। उसके बाद फिर से आपने उनको कांटेक्ट किया इस मामले में? हाँ, तो मैंने उनको बोला कि तो मेरे को उसने लिस्ट भेजा। लिस्ट भेजने के बाद मैंने उसको मिस्टर वीवी सिंह को मैंने पूरे लिस्ट भेज दिए। उन्होंने बोले कि हाँ ये काम करने लायक है। तो मेरे को गोसावी का फोन आया। गोसावी बोला कि मैं अहमदाबाद से निकल रहा हूँ, 7:30 बजे सुबह तक पहुंच जाऊंगा। गोसावी को आपका नंबर कैसे मिला? मेरे को मेरा नंबर सुनील पाटिल ने दिया। मैं इन लोगों को पर्सनली मिस्टर भानुशाली और केपी गोसावी को पर्सनली नहीं जानता हूँ। मैं सुनील पाटिल को जानता हूँ, बाकी मैं इनमें से किसी को, दोनों को भी नहीं जानता। अच्छा, सुनील पाटिल कौन है, अगर थोड़ा बता पाए आगे बढ़ने के पहले? सुनील पाटिल एक पावर ब्रोकर है, जिनका मतलब ब्यूरोक्रेट्स के साथ अच्छा है, उनका काम चलते रहता है। आपसे कैसे परिचय? मेरे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू। ये पहली बार आपसे परिचय हुआ, बात हुई, या सुनील पाटिल से लगातार पहले बात होती रही? नहीं, होती रहती थी बात उनसे। पहले भी कभी काम किया उनके साथ में? काम नहीं किया, पर वो मतलब मेरे को अगर कुछ हेल्प लगता था तो कोई डिपार्टमेंट में, तो वो मेरे को बोल देते थे, तो हेल्प हो जाती थी। वो किसके साथ मिलकर काम करते थे, क्या है कुछ पता नहीं? वो मालूम नहीं मुझे। उनके बहुत सारे दोस्त हैं और वो काफी पावरफुल इंसान भी है और काफी कनेक्टेड भी है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आई डोंट रियली नो कि उसके कॉन्टेक्ट्स कौन कौन है। ठीक है, आप सुनील पाटिल के जरिए आपके केपी गोसावी और मनीष भानुशाली से बात, आगे क्या हुआ? फिर वहां से मैंने उन्होंने मेरे को बोला कि हम लोग निकल रहे बॉम्बे के लिए, तो मैं 7:30 बजे सुबह तक पहुंच जाऊंगा। मैं बोला ओके, आप आ जाइए। फिर 7:30 बजे उन लोग पहुंचे, तो उन लोग मेरे को बोले कि आप आइए प्लीज, हमें इंट्रोड्यूस कराइए। मैं बोला यार मैं तो नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने उनको एक्सक्यूज देके मैं बोला आप एक काम करो, आप डायरेक्ट उधर पहुंचो, मैंने सर को बात कर लिया है, वो तुमको मिल लेंगे। और मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया उनके साथ, तो उन लोग डायरेक्ट बात करने लग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरी बातचीत नहीं हुई। उन लोग फिर बाद में उन्होंने जो रेड वेड किए जो था, उसके बाद रेड हुई, फिर सबको लेकर आया गया एनसीबी ऑफिस में। वो मुझे नहीं मालूम। मेरे को फिर सुनील पाटिल का फोन आया, बोले कि यार एक कितने बजे? सर मेरे को इतना आप डिटेल पूछेंगे तो याद नहीं ना, 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात है। तो उसके बाद उसका मेरे को फोन आया, बोले कि केपी गोसावी फोन नहीं उठा रहा है, तो जरा जाके देख क्या है। मैं बोला यार मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो ऑलरेडी डिनर कर रहा हूँ। बोले डिनर के बाद जा। फिर मैं गया, केपी गोसावी को मिला, उसने मेरे को बताया। तो मैंने बोला कि एक काम करो, तुमको क्या चाहिए? तो उसने मेरे को बोला इसके पास मिस्टर आर्यन खान अरेस्ट हुआ है और उसको अपने मैनेजर से बात करना है। तो हमने ये केपी गोसावी ने बोला? हाँ, एनसीबी के ऑफिस के नीचे जब उतर के आया था तब? जब हम नीचे जब मेरे को मिले, तो मैं बोला कि मेरे पास मेरा तो कांटेक्ट नहीं है।
तो यहाँ पर सैम डिसूजा जो है वो कई सारी बातें कर रहे हैं और हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक जो है वो पहले ही ये आरोप लगा चुके हैं कि आर्यन खान का जो मामला था वो किडनैपिंग और उगाही का था। देखते हैं इस कड़ी में आगे और क्या कुछ निकलता है। आगे बढ़ते हैं, प्रदूषण की बात करते हैं, जिसे काबू करने के लिए क्या दिल्ली में लगेगा लॉकडाउन। सुप्रीम कोर्ट को आज अपना प्लान सौंपने जा रही है केजरीवाल सरकार। दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण में बहुत ही मामूली सुधार हुआ है, स्थिति अभी भी बहुत ही खराब बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज होनी है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। केंद्र इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताएगा कि वो क्या कदम उठा रहा है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को फटकार लगाते हुए कहा था कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए, जरूरत पड़े तो 2 दिनों के लिए लॉकडाउन या कुछ और सोचे, वरना लोग कैसे रहेंगे। उधर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कह दिया है कि उनकी सरकार सोमवार को यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में लॉकडाउन का प्रस्ताव जमा करेगी ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। और उधर प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ये जो फटकार थी उसको और सरकारों को जो निर्देश दिए गए, उसके बाद हरियाणा के फतेहाबाद प्रशासन ने अलग अलग गांवों का दौरा किया और जल रही पराली पर काबू पाया है। कृषि अधिकारी राजेश सिहाग ने अपने हाथों से भी पराली की आग को बुझाया। सरकार ने किसानों के चालान करने और FIR दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। इधर हरियाणा सरकार ने 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला कर लिया है। सड़कों पर वाहनों के आवागमन को 30% तक कम करने के उद्देश्य से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को घर से काम करने की सलाह दी गई है। हम जानते हैं कि ऐसा ही फैसला दिल्ली सरकार भी ले चुकी है। 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन बंद किए गए हैं। 1 हफ्ते के लिए स्कूल जो है उन्हें भी बंद किया गया है। अब देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ निकल कर आता है। तो पराली जलाने को लेकर सरकारों के बीच में आपस में बातचीत भी हुई है, लेकिन अब तक बहुत ज्यादा पराली जलाने के मामले में काबू नहीं आया और एक वो बड़ा कारण बन रहा है प्रदूषण का। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली। दिल्ली NCR के इलाकों में प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें सख्त टिप्पणी भी की है और आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई भी होने जा रही है। लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। 17 तारीख तक दिल्ली NCR के इलाके में फरीदाबाद, झज्जर और गुड़गांव के स्कूलों को बंद किया गया है। इसके अलावा एक डिटेल्ड आदेश निकाला गया है, एक तफसील में ऑर्डर हरियाणा सरकार की तरफ से निकाला गया है, जिसमें न सिर्फ स्कूलों को बंद करने के आदेश हैं बल्कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को भी 17 तारीख तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा स्टबल बर्निंग यानी पराली के जलाने के मामलों में सख्ती से उसको निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। हालांकि अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर पराली जलाने के जो मसले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि 70 से 80% धान की फसल की कटाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो विशेषज्ञ हैं वो ये बता रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते तक पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला चलता रहेगा और घटनाएं अभी और बढ़ेंगी। हालांकि पिछले साल 72,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए थे 15 सितंबर से लेकर 14-15 नवंबर तक, लेकिन इस साल वो मामले करीब 65,000 तक पहुंच गए हैं। और विशेषज्ञों का मानना है, जो मौसम विशेषज्ञ हैं या जो कृषि विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि क्योंकि धान की कटाई अभी पूरी नहीं हुई है तो ये मामले लगातार आगे भी 1 हफ्ते तक और बढ़ते हुए दिखेंगे। और कहीं ना कहीं ये खतरा भी है कि पिछले साल के मामलों से इस साल पंजाब में पराली जलाने के मसले जो केसेस हैं वो घटनाएं जो हैं वो ज्यादा हो सकती हैं। हालांकि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद थोड़ा ज्यादा सख्त हुआ है। कल एक वीडियो भी आई है हरियाणा के फतेहाबाद जिले से, जहां पर सीनियर अधिकारी जो हैं वो धान के खेतों की फिजिकली विजिट कर रहे हैं और वहां पर एक जगह देखा गया कि कई सीनियर अधिकारी तो हाथ से जो धान के खेत में पराली को आग लगाई गई है उसको भी बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्यों हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में ही सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी या सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद ही क्यों हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और आसपास के राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं या जो अफसर हैं वो तभी अलर्ट मोड में क्यों आते हैं जब इस महीने के बारे में पहले से जानकारी होती है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में प्रदूषण का लेवल हर बार बढ़ेगा। क्यों पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती? और क्या इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद कोई कंक्रीट एक्शन प्लान दिया जाएगा? क्या अगले साल
दिल्ली एनसीआर के इलाकों में या हरियाणा पंजाब में प्रदूषण के लेवल में कमी देखी जाएगी, तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई के बाद कोई एक्शन प्लान केंद्र सरकार या बाकी राज्य सरकारें देंगी और अगले साल उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सरकार अगर इन फैसलों पर खुद अमल करती है तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण के लेवल में कमी आएगी। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर यानी कि कल उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे अहम योजनाओं में से एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर उतरने की रिहर्सल की है। यहां पर आपको बता दें कि सुल्तानपुर में बनी एयर स्ट्रिप पर एयर शो का आयोजन भी किया जाएगा और अरवल किरी करवत पर बनी करीब 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमान जैगुआर, मिराज और सुखोई टच लैंडिंग करेंगे। तो कल इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा और 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद भी कुछ महीनों तक बताया जा रहा है कि इस पर यात्रा करने वालों को कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ से गाजीपुर तक का सफर 5 से 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कल होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और टच डाउन यहां पर कल बड़े लड़ाकू विमान जो है वो भी करने जा रहे हैं और उसके बाद इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव तक लोग इस एक्सप्रेसवे का मजा ले सकते हैं क्योंकि इस पर कोई टोल टैक्स नहीं लगने जा रहा है कुछ महीनों तक। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में टॉप नक्सली कमांडर मिलिंद तेलतुंबड़े मारा गया। मिलिंद तेलतुंबड़े पर 50 लाख रुपए का इनाम था। गढ़चिरौली में हुई मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए, साथ ही बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए। शनिवार के दिन महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस के साथ घंटों तक चली मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए। C60 पुलिस कमांडो दल ने तलाशी अभियान शुरू किया और फिर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। मरने वालों में 20 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। कल जो गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ जो एक एनकाउंटर हुआ उसमें कम से कम 26 नक्सलाइट्स मारे गए हुए हैं। उसमें 20 पुरुष है, 6 महिलाएं हैं और ये गढ़चिरौली पुलिस ने कंफर्म किया है अभी तो इसमें मिलिंद तेलतुंबड़े भी है। ये फायरिंग खत्म होने के बाद जब हमारी पार्टीज ने उस एरिया को सर्च किया तो उस एरिया में हमको नक्सल का बड़े पैमाने पे सामान मिला। बहुत ज्यादा मात्रा में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिले, एम्यूनिशन मिले और उसके साथ साथ हमें 26 नक्सल के डेड बॉडी मिले जिसमें 6 फीमेल और 20 मेल का समावेश है। मुठभेड़ में मिलिंद तेलतुंबड़े के मरने की भी पुष्टि हुई है। इसे एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मिलिंद तेलतुंबड़े सीपीआई माओवादी के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन का प्रमुख था। मिलिंद तेलतुंबड़े के कई नाम थे। उसे दीपक, प्रवीण, अरुण और सुधीर के नाम से जाना जाता था। भीमा कोरेगांव मामले में भी मिलिंद तेलतुंबड़े को एनआईए ने आरोपी बनाया था और वो फरार था। उस पर 50 लाख का इनाम घोषित था। मिलिंद तेलतुंबड़े के साथ ही इस ऑपरेशन में 4 टॉप नक्सली भी मारे गए हैं जिनके पास से 5 AK-47 के साथ ही कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अपनी जान की बाजी लगाकर 26 जो बहुत ही जहाल नक्सल है जिनके ऊपर कई लाखों रुपए का इनाम रखा था,
उनका इनकाउंटर किया है और इसमें एक मिलिंद तेलतुंबड़े नाम का जो जाल नक्सल था वो भी मारा गया है। मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। मुंबई से सुनील सिंह के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 सैनिकों का सैन्य सम्मान के साथ उन्हें विदा किया गया। मणिपुर विधानसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। इस हमले से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी को सैन्य सम्मान के साथ विदाई। कर्नल त्रिपाठी के साथ राइफलमैन श्यामल दास, आरपी मीना, खतनई कोएनक और सुमन स्वर्गायरी को भी इंफाल एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी गई। कर्नल त्रिपाठी जब म्यांमार बॉर्डर के पास चूरा चांदपुर के जंगल से परिवार के साथ बटालियन हेडक्वार्टर लौट रहे थे तभी आईडी धमाका हुआ और फिर घात लगाकर दोनों ओर से उग्रवादियों ने फायरिंग की। हमले में कर्नल विप्लव की पत्नी अनुजा और उनके 8 साल के बेटे अबीर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। Firstly, I'm really shocked and I came to know about the death of one innocent, including innocent boys, innocent child and women. And I strongly condemn in the strongest terms. And I use the term terrorist. And I am sharing my deepest condolence to the family of the families. मणिपुर में 2015 के बाद यह दूसरा बड़ा हमला है। चंदेल जिला में हुए उस हमले में डोगरा रेजिमेंट के 18 सैनिक शहीद हुए थे। इसके बाद सेना ने उग्रवादी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। यह पहली बार है जब उग्रवादियों ने सैनिक के परिवार को निशाना बनाया है। बेटे की याद में कर्नल विप्लव के पिता सुभाष त्रिपाठी और उनकी मां के आंसू थम चुके हैं। देखिए, अभी 7 दिसंबर को दीदी जीजा जी, छोटा भांजा जो लेफ्टिनेंट कर्नल है 10th असम में, ये सब एक साथ परिवार के साथ मणिपुर में हमारे बड़े भांजे विप्लव त्रिपाठी जिनकी आज शहादत हुई, एक साथ पूरा परिवार दिवाली मनाने गया था। छोटा भांजा जो खुद लेफ्टिनेंट कर्नल है उसके पास मैसेज आया। छोटे भांजे ने तुरंत इनकी यूनिट पे फ़ोन लगाया और बोला ये ऐसा है, क्या स्थिति है? तो बोले 7 कैजुअल्टी कन्फर्म है, जिसमें सीओ साहब, उनका पूरा परिवार और 4 जवान, इतनी कन्फर्म कैजुअल्टी है। इस हमले की जिम्मेदारी उग्रवादी संगठन पीएलए और एमएनपीएफ ने ली है। माना जाता है कि इन दोनों संगठनों के पीछे चीन है, जिसके सह पर ही उग्रवादी संगठन ऐसे कायराना हमलों को अंजाम दे रहे हैं। सरकार ने साफ किया है कि जिन उग्रवादी संगठनों ने इस हरकत को अंजाम दिया है उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। गुवाहाटी से रतनदीप और रायपुर से सोमेश पटेल के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब हम आपको दिखाते हैं आज दिन की टॉप 5 खबरें। इस बारे में आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। पहली खबर यूपी से है। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान किया है प्रियंका गांधी ने। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ही अकेले वहां पे लड़ रही है, बीजेपी और सपा पर उन्होंने तंज कसा है। दूसरी खबर है हबीबगंज स्टेशन का नाम बदला, पीएम करेंगे उद्घाटन। और तीसरी खबर है त्रिपुरा से। त्रिपुरा में 2 महिला पत्रकार हिरासत में लिए गए हैं, ड्रग्स केस। चौथी खबर है ड्रग्स केस से। ड्रग्स केस में सैम डिसूजा ने बताई उगाही की कहानी। और 5वीं खबर सीबीआई और ईडी का निदेशक का कार्यकाल 5 साल हो गया है, पहले 2 साल होता था।